welcome to you again. As it is in our schedule that in-house training in our affiliated school Kailas Raj Saraswati Vidya Mandir is going on, and the first session was taken by Chandrasekhar sir, and the next session is going to start. And in this series, our school nominated teacher coordinator Sri Deepak Kumar Vishwakarma ji going to take this session, and the subject material of this session, or it can be said that the topic is cyber securities and ethics. In this topic, he will give us teachings, and we learners are here to learn from this topic, because in this time cyber is a great thing and it is useful, but it is harmful also. If we use it positively, then it will be helpful, and if we use it in another way, then it will be harmful. So, in this regard, I would like to invite our honorable teacher, Sri Deepak Kumar Vishwakarma ji. धन्यवाद सर। Respected principal sir and my dear colleagues, I am Deepak Kumar Vishwakarma, and today I am going to take a important training session on a topic cyber security and ethics. जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग जितने भी काम करते हैं, चाहे एजुकेशन का हो या फिर आपका बैंकिंग का हो, सभी में आजकल हम लोग ये इंटरनेट का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। और जब से ये लॉकडाउन लगा है, तब से तो इसका यूज़ इतना बढ़ गया है कि बिना इसके एजुकेशन संभव ही नहीं है आज के डेट में। तो जितना हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उतना ही इसके मिसयूज़ करने वाले दूर बैठे हुए हैं और आपकी एक्टिविटी को ऑब्ज़र्व करते हैं। आपके जो पर्सनल डेटाज़ हैं, बैंकिंग से रिलेटेड, आपके पर्सनल रिकॉर्ड से रिलेटेड, वो सभी आपका सुरक्षित तब तक है जब तक आप उसको सही तरीके से उसको रखते हैं, क्योंकि आपका डेटा जो है वो आज के डेट में कहीं ना कहीं एक लोकल सर्वर होता है जहाँ पे आपका वो स्टोर होता है, और वो बाद में ऐसे जो हैकर्स कहते हैं उनको, जो डेटा को चोरी कर लेते हैं, वो कहीं ना कहीं से वो आपको डेटा को चोरी करके और इलीगल यूज़ करके वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से CBSE ने एक ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करवाया है, जो कि किसी भी सब्जेक्ट पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये टॉपिक जो है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए नहीं है कि आप SST के हैं, मैथ के हैं तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप आज के डेट में मोबाइल्स का यूज़, इंटरनेट का यूज़, लैपटॉप का यूज़ ज़रूर करते होंगे, तो आपके लिए जानना ये बहुत ज़रूरी है। तो आइए टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नाम में है साइबर सिक्योरिटी एंड एथिक्स, यानी आपके जितने भी मोबाइल्स, कंप्यूटर, लैपटॉप्स में इस्तेमाल होने वाले इंटरनेट है, उसमें कैसे सुरक्षा दिया जाता है और उसके सुरक्षा के क्या क्या उपाय हैं, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन है, साइबर सिक्योरिटी इज़ द प्रैक्टिस ऑफ डिफेंडिंग कंप्यूटर, सर्वर्स, मोबाइल्स डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नेटवर्क्स एंड डेटा फ्रॉम malicious attack. It also known as information technology security of और इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, यानी जहाँ पे भी आपका डेटा सारा स्टोर है उसको सिक्योर करने का जो सिस्टम है उसी को कहते हैं साइबर सिक्योरिटी। लॉकडाउन के समय से ये जो साइबर अटैक्स है, यानी ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो आपके बिना परमिशंस के आपके डेटा को चोरी किया जाता है और उसका इस्तेमाल किसी दूसरे जगह इलीगल कामों में इस्तेमाल किया जाता है। आए दिन हम लोग क्या करते हैं कि अक्सर कोई मोबाइल में मैसेज में व्हाट्सएप में लिंक आ जाता है और आपको लिखा रहता है कि ये आपने 1 करोड़ का, 1 मिलियंस का, 1 बिलियंस का आपको लॉटरी लगा है,
इसको पाने के लिए आप लिंक्स को क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करते हैं आपका सारा डेटा जो मोबाइल का है, जो कि आप मोबाइल बैंकिंग भी इस्तेमाल करते हैं, पेटीएम इस्तेमाल करते हैं, सारा डेटा बेसवर्थ कभी आपके मोबाइल में होता है, वो सारा क्या होता है उस लिंक के क्लिक करने से वो उसके सर्वर में चला जाता है। तो इसी साइबर अटैक में को देखा गया रिकॉर्ड, तो लॉकडाउन के बाद ये रेशियो जो है काफ़ी बढ़ गया है। एक डेटा है वर्ल्ड वाइड का जो फरवरी के आसपास लगभग 93.1 मिलियंस के आसपास अटैक हुए, साइबर अटैक, और मार्च में वही 277.4 मिलियंस अटैक हुए, साइबर अटैक। तो फरवरी में लॉकडाउन नहीं लगा था लेकिन मार्च में लग गया था। तो देख सकते हैं हम लोग कि जस्ट एक महीने में कितना सारा साइबर अटैक का केसेस सामने आए हैं, और नवंबर तक ये डाटा जो है 409 मिलियंस तक चला गया है। इंडिया में वही डेटा फरवरी में लगभग 1.3 मिलियन था और मार्च में यह 3.3 मिलियन तक चला गया था, और उसके बाद जुलाई के बाद यह सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड किया है 4.5 मिलियंस। ये डेटा कब रिकॉर्ड होता है? जब आप कहीं पे कंप्लेन करते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका डेटा चोरी हुआ और आपको पता ही नहीं है तो आपको कैसे चलेगा कि मेरा डेटा चोरी हो रहा है? तो ये तब के रिकॉर्ड है जब इन्होंने कंप्लेन फाइल किया है, तब के रिकॉर्ड है ये। ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड है जो मेंशन ही नहीं हो पाता है। उसके बाद फरवरी 2021 में वर्ल्ड वाइड जो है 377.5 मिलियंस केसेस आए साइबर अटैक के, और इंडिया में 9.04 मिलियंस केसेस आए हैं साइबर अटैक के। तो हम लोग इस डेटा से जान सकते हैं कि किस तरीके से ये जो साइबर क्राइम करने वाले पीपल्स हैं वो अपना एक तरीके से इनका बिजनेस है, और वो इसी टेक्निक अपना करके आपके डेटा को चोरी करके वो अपना रोजी रोजगार चला रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी इज़ अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। साइबर सिक्योरिटी जो है सिर्फ किसी एक पर्सन्स का नहीं है, ये एक कम्युनिटी का है, जहाँ सभी को मिल करके, अगर एक फैमिली जैसे चलता है एक दूसरे का हेल्प लेना पड़ता है, वैसे ही साइबर सिक्योरिटी में भी जो भी ये सिक्योरिटी आपको मिलेगा उसमें आपका भी सहयोग देना पड़ेगा, तभी आप इस साइबर सिक्योरिटी से में रह करके अपने डेटा को सिक्योर रख सकते हैं और जितने भी आपके वर्क हैं वो चलेंगे प्रॉपरली। इस ट्रेनिंग में हम लोग को 5 यूनिट पढ़ना है, जिसमें से पहला है इंट्रोडक्शन टू साइबर सेफ्टी। सेकंड यूनिट में है सेफ इंटरनेट यूजेस, कैसे हम इंटरनेट का इस्तेमाल सही करेंगे उसको जानेंगे। हज़ार्ड्स ऑन द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जो भी हम लोग ये ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स हैं जो क्या करते हैं कि आपको नकली वेबसाइट्स बना करके आपके सामने कोई प्रोडक्ट जो है, जैसे मान लीजिए मोबाइल है 20,000 का, आपको वो क्या बोलेगा कि आपको मोबाइल सिर्फ स्पेशली आपको 2,000 में मिल रहा है। आपको क्या बोलेगा, सारे डिटेल्स को फुलफ़िल कीजिए। तो ये ई कॉमर्स के अंदर आता है। सोशल मीडिया एंड फेक न्यूज़। सोशल मीडिया जो आज हम लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर ये जो इस्तेमाल करते हैं, उसमें ऐसे बहुत सारे न्यूज़ जो है वो आपको इन्फ्लुएंस कर दिया जाता है कि आपके यहाँ ऐसे हो रहा, आपके कम्युनिटी में ऐसे हो रहा, जिसके वजह से बहुत सारे कम्युनिटीज़ उसी इशूज़ रिलीज़ होते हैं और बहुत जगह जो दंगे फसाद की स्थिति आ जाती है। तो ऐसे न्यूज़ से हमें बचना चाहिए। और लास्टली जो हम लोगों के लिए है बहुत इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन क्लासेस सेफ्टी मेजर्स, यानी हम लोग जब ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो कौन कौन सा सेफ्टी मेजर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इंट्रोडक्शन टू साइबर सेफ्टी। साइबर सेफ्टी है क्या? इन शॉर्ट, साइबर सेफ्टी मीन्स बिगिन सिक्योर ऑनलाइन, यानी इसका मतलब है कि जब भी आप कोई ऑनलाइन काम कर रहे हो, चाहे पढ़ाने का हो, बैंकिंग का हो, वो इस तरीके से करें कि आपका कोई भी डेटा चोरी ना करे। जैसे मोबाइल्स में आप मोबाइल बैंकिंग करते हैं तो आपको पासवर्ड, ट्रांजैक्शन पासवर्ड ऐसा सेट करके रखना है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल डाल देते हैं, मोबाइल का 4 डिजिट डाल देते हैं, डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, गाड़ी का नंबर डाल देते हैं। तो हैकर्स क्या करते हैं, ये अंदाज़ा लगा लेते हैं और ट्राई करके ट्रिक अपना करके आपके पासवर्ड को जल्दी ही वो अनलॉक कर देते हैं। तो हम लोग को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए कि जब भी आप ऐसे जगह में पासवर्ड का इस्तेमाल करें, ऐसा पासवर्ड सेट करें जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। आप भी आजकल देखते होंगे कि जब भी हम लोग पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, कुछ अल्फ़ाबेटिकल्स, कुछ स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा टेक्निक अपनाने से क्या होता है कि हैकर्स को पासवर्ड को क्रैक करने में समय लग जाता है और नहीं कर पाते हैं वो।
ओवरव्यू ऑफ टर्मिनोलॉजी, यानी ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो हम लोग नहीं भी जानते, हो सकता है सुने भी होंगे। इससे पहला है फिशिंग, ऑनलाइन प्रेडेटर, हैकिंग, व्हाट इज सिक्योरिटी ब्रीच, साइबर अटैक, टाइप ऑफ हैकिंग एंड डेंजर्स, स्ट्रेटजी यूज्ड बाय द साइबर क्रिमिनल्स। तो पहले समझते हैं फिशिंग है क्या, ये वाला टॉपिक। तो फिशिंग का मतलब होता है कि आपके मोबाइल्स में मैसेज वगैरह का कोई लिंक भेजना साइबर अटैकर के द्वारा, जिसमें आपको बोला जाएगा कि आपको इतने करोड़ का, इतने मिलियंस का, इतने बिलियंस का लॉटरी लगा है, आप लिंक को क्लिक कीजिए या दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। तो उसको कहते हैं फिशिंग। जैसे ही आप टच करेंगे आपका सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके साथ शेयर हो जाएगा और आप उसके फेंके हुए जाल का शिकार बन जाएंगे। ऑनलाइन प्रेडेटर, ये प्रेडेटर का मतलब होता है शिकारी। तो जैसे ऑनलाइन शिकारी क्या करते हैं, आप जो भी सर्च करते हैं तो वो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो आपके सर्च किए हुए वर्ड्स को वो देखते रहते हैं। आपने गूगल में क्या सर्च किया, फेसबुक में क्या सर्च किया, तो वो उस वर्ड को क्या करते हैं, ध्यान में रखते हैं और उसको फॉलो करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि आपको क्या इंटरेस्ट है। जैसे मान लीजिए आपने कुछ प्रोडक्ट के बारे में सर्च किया, उस प्रोडक्ट के बारे में क्या किया, आपको इंटरेस्ट वो जान गए कि आपको लेने में उसकी रुचि है। वो क्या करेंगे, ऐसा एक नेटवर्क बनाएंगे, फेक वेबसाइट बनाएंगे और उस पर क्या करेंगे, सेम प्रोडक्ट को कम से कम दाम में आपको देने का कोशिश करेंगे। आपको तो इंटरेस्ट पहले से ही था, आप तुरंत क्या करेंगे, उस लिंक को क्लिक करेंगे और आप उसके शिकार बन जाते हैं। तो इस तरीके से उसको कहते हैं हम लोग ऑनलाइन प्रेडेटर। और हैकिंग, हैकिंग का मतलब होता है कि आपके बिना परमिशंस के आपके मोबाइल्स में या आपके लैपटॉप्स में जहाँ पे भी इंटरनेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर आपके बिना परमिशंस के आपके सारे डेटास को वो चोरी कर लेते हैं या फिर वो पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जो बनाए गए हैं इस्तेमाल के लिए। जैसे एक ऐप है जिसको कहते हैं टीम व्यूअर। तो वह बनाया गया था कि आप अगर घर बैठे हैं, आपको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, आपके साथ कोई टेक्निकल इशू आ गया है, तो जो सर्विस प्रोवाइडर हैं जो सर्विस देते हैं वो क्या करते हैं, दूर बैठे कहीं दिल्ली मुंबई वहीं से बैठ करके आपके मोबाइल्स को, आपके कंप्यूटर को वो हैंडल करते हैं और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लेकिन आजकल क्या करते हैं ये साइबर अटैकर्स लोग कि आपके उसी यूज़ को मिसयूज़ करने लगते हैं और आपके एक छोटी सी गलती रहने पर, जैसे मान लीजिए आपके मोबाइल में वो ऐप इंस्टॉल है पहले से, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो पता करते रहते हैं, क्योंकि आजकल हम लोग ज़्यादातर ऑनलाइन ही रहते हैं और जब ऑनलाइन रहते हैं तो डेटा को एक्सेस करना बहुत आसान हो जाता है। और इस बात को वो पता लगाते हैं कि किसके पास टीम व्यूअर इंस्टॉल है और जैसे ही मान लीजिए आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड है वो कुछ ऐसा लिंक भेजेंगे जिससे आप उसके कांटेक्ट में आ जाएंगे और पूरा मोबाइल का स्क्रीन या कंप्यूटर का स्क्रीन या लैपटॉप का स्क्रीन उसके नज़रों के सामने होगा। आप जो जो एक्टिविटी करेंगे, आप कहीं पे बैंकिंग का पासवर्ड डाल लिए वो सारा देख रहा है और बाद में क्या करेगा, उसी का इस्तेमाल करके पासवर्ड को रीसेट कर लेगा और आपका सारा पैसा चोरी हो जाता है। तो इस तरीके से हैकिंग हो जाता है। फिशिंग मैंने बता ही दिया। तो ये सिक्योरिटी ब्रीच क्या होता है? सिक्योरिटी ब्रीच का मतलब क्या हुआ कि जो भी आप ये ऑनलाइन कुछ भी काम कर रहे हैं, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के समय क्या होता है कि आप किसी कंप्यूटर या लैपटॉप से लॉगिन किए, तो उसमें क्या होता है कि एक लोकल सर्वर होता है जिसको कैच मेमोरी कहते हैं, वहाँ पर सारा स्टोर हो जाता है। तो उसको भी हैक करने का कोशिश करते हैं वो, क्योंकि वो डेटा वहाँ पे स्टोर होता है टेम्पररी, हम लोग उसको क्लियर करते नहीं हैं, तो क्या होता है कि आसानी से वो चोरी हो जाता है। तो ये हुआ कुछ टर्मिनोलॉजी जो कि आजकल ऑनलाइन सिस्टम में इस्तेमाल होता है। ये साइबर सिक्योरिटी, फिशिंग और हैकिंग से कुछ डिफिनेशन दिए हुए हैं, मैंने पहले ही आपको डिस्क्राइब कर दिया है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी नाउ रेफरेंसेस एज अ स्कैम, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल्स। आज के डेट में क्या होता है कि खास करके टीनेजर्स एज में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो और ये जो हम लोग सोशल मीडिया पे जो वीडियोस देखते हैं आजकल, उसमें अश्लीलता बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि बच्चे जो हैं उसके तरफ ज़्यादा आकर्षित होने लगे हैं। तो क्योंकि हम लोग पहले ही जान रहे हैं कि हमारी एक्टिविटी को बहुत लोगों ने ऑनलाइन ऑब्जर्व कर रहा है, वो देखते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस में है, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है। आप जैसे ही इस तरह के वीडियोस देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ
आपके डेटा को या इस तरीके से आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। आप बार बार उस वीडियोस को बार बार देखें, फिर बार बार उस तरीके के वीडियो में आप देखने जब इन्वॉल्व हो जाएंगे तो उस तरीके के आपके डेटा को वो चोरी करके आपको ब्लैकमेल करने का कोशिश करते हैं। उस तरीके से आपको उसमें इन्वॉल्व करा देते हैं कि आप कभी कभी जो है आपके पेरेंट्स को पता ना चल जाए। इस तरीके के बात लीक आने पर वो कभी कभी सुसाइड भी कर लेते हैं। फीचर्स ऑफ ऑनलाइन प्रेडेटर, तो हमको पहले बताना होगा कि जो ऑनलाइन प्रेडेटर होते हैं वो कैसे काम करते हैं। हम एज ए टीचर, एज ए गार्जियन अपने जो भी टीनेजर्स इसके बच्चे हैं, खास करके जो आजकल ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पे जिसको मोबाइल दिए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस गलत रास्ते में चले जाएं, हम लोग कैसे उनको बचाएंगे। तो उसको बताना होगा कि आजकल इस तरीके से बहुत सारे स्कैम होते हैं, जो आपको इस तरीके के जो वीडियोज़ हैं उससे आपको अवॉइड करना है। या फिर आपको ऐसा कोई अगर सिचुएशन आता है तो आप अपने पेरेंट्स को या फिर जो आपको फेथफुल पर्सन है उनको आप बताइए। पेरेंट्स को भी इस तरीके का नॉलेज होना चाहिए पहले से, तभी वो जान पाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स क्या होते हैं, उनको लगता है कि दिन भर बच्चा मेरा जो है वो ऑनलाइन क्लासेस कर रहा है, वो बाद में क्या कर रहा है, गेम खेल रहा है, वीडियोज़ देख रहा है, वो नहीं पता होता। तो पेरेंट्स को भी ये जानना पड़ेगा कि आजकल ये ऑनलाइन सिर्फ गेम ही नहीं होता है, पढ़ाई ही नहीं होता, और भी बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं जो कि बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं एजुकेशन से। कुछ डेंजरस जो है ऑनलाइन गेम्स आ गए हैं जो कि बच्चे खास करके बहुत ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं। ऐसे केसेस भी आए थे 1-2 महीना पहले कि गेम के चक्कर में क्या उसने सुसाइड कर लिया। ऐसे टास्क दिया था उस गेम में कि आपको कूदना पड़ता है, लटकना पड़ता है। तो ऐसे कुछ गेम्स हैं जो कि आपके जो भी पर्सन है या फिर कोई स्टूडेंट्स लाइफ में है तो वो इस गेम को एडिक्टेड हो जाते हैं और उनको बार बार उस गेम को खेलने का मन करता है और बाद में कुछ ऐसा टास्क मिलता है जिससे वो सुसाइड कर लेते हैं। कुछ एग्जांपल है, जैसे ब्लू व्हेल चैलेंजेस है, एक गेम है, ऑनलाइन गेम है जो कि बहुत ही डेंजरस है। बहुत सारे कंट्री ने इसको बैन भी करके रखा है। ऐसे ही गेम था PUBG, उसको भी इंडिया में बैन कर दिया गया है। तो ये सभी गेम जो है वो चाइल्ड को जो है वो एक तरीके से ऐसे एडिक्टेड कर देते हैं कि वो उनका पढ़ाई लिखाई से जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाता है, गेम की तरफ ज़्यादा हो जाता है। इसके लिए कुछ गवर्नमेंट में चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए कुछ नंबर भी टोल फ्री जारी किए हैं। अगर आपको कुछ ऐसा एक्टिविटी अपने आस पड़ोस नेबरहुड में मिलता है तो ये टोल फ्री नंबर है 1098 और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग वेबसाइट है। उस वेबसाइट पर लॉगिन करके आपके साथ अगर कोई ऐसा फ्रॉड हुआ है, एक्टिविटी देखे हैं, तो आप उसको वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट है सेफ इंटरनेट यूजेस। बिना इंटरनेट यूज़ का तो काम चलेगा नहीं, तो फिर क्या ऐसा करें कि हम इंटरनेट का सेफ इस्तेमाल करें, हमारे साथ कोई भी धोखाधड़ी ना हो ऑनलाइन, ना ही वैसा कोई सिचुएशन आए जहां हमको कंप्लेन फाइल करना पड़े। देखते हैं बेसिक इंटरनेट सेफ्टी रूल्स कुछ हैं जो कि अगर हम अपनाते हैं तो इस तरीके के सिचुएशन में जाने से बच सकते हैं। क्या क्या सिचुएशन है देखते हैं। कीप योर पासवर्ड सीक्रेट। अपने पासवर्ड को जनरली क्या करते हैं हम लोग, कहीं पे ईमेल में या किसी नोटबुक में या ऐसा जगह लिख के रख देते हैं। तो इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए। डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर के बारे में कभी भी अपना जो भी हम लोग जैसे नए दोस्त बनते हैं तुरंत हम लोग क्या करते हैं, मेरा ये फेसबुक आईडी है, मेरा ये ट्विटर आईडी है, मेरा ये इंस्टाग्राम है, तुरंत हम लोग शेयर कर देते हैं। डोंट गिव आउट योर फ़ोन। अपने फ़ोन वगैरह को जो है, क्योंकि आज के डेट में पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे सभी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो अपना फ़ोन जो है वो सेफ़ रखें, सिक्योर रखें। जनरली किसी को दे नहीं देते हैं तो उसके सामने ही इस्तेमाल करने दें, ताकि होता क्या है कि मान लीजिए किसी ने आपसे मांग लिया कि भाई साहब मेरा थोड़ा इमरजेंसी कॉल करना दीजिए। वो क्या करते हैं, आपके मोबाइल में कुछ ऐसे ऐप इंस्टॉल कर देते हैं आपको बिना पता चले, और वो क्या होता है कि आप इंस्टॉल करके उसका लिंक अपने मोबाइल में ले लेते हैं। आप जो भी एक्टिविटी करेंगे वो सारा उसको दिखाई देने लगता है। इसीलिए किसी को मोबाइल देने से पहले ध्यान रखें। क्लोज एंड टेल एन अडल्ट। अगर आप छोटे बच्चे हैं तो ऐसा एक्टिविटी दिखता है तो अपने पेरेंट्स के, अपने भैया बहन या जो भी आपसे बड़े हैं उनसे इस बात को शेयर करें। आस्क बिफोर यू डाउनलोड। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि कुछ मूवी डाउनलोड करना हो, गेम डाउनलोड करना हो, तो कहीं
ऐसा कोई साइट से डाउनलोड कर लेते हो जो कि सिक्योर नहीं होता है। जैसे आपको अगर कोई ऐप डाउनलोड करना हो तो हम लोग कहाँ से करते हैं, प्ले स्टोर से करते हैं, लेकिन वही ऐप आपको जो है दूसरे वेबसाइट पर भी मिलता है जो कि अनसिक्योर होता है। तो वैसे जगह से डाउनलोड करना है जहाँ से वो हमको सिक्योर मिले। ओनली से शेयर नाइस थिंग्स, ऑलवेज बी काइंड, यानी जो भी आप शेयर करते हैं मोबाइल में किसी के साथ भी, तो कुछ ऐसे चीज़ों को ना शेयर करें जैसे डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ऐसे जगह शेयर नहीं करना, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग का मोबाइल नंबर बैंक से कनेक्टेड होता है, आधार नंबर से कनेक्टेड होता है। तो सिर्फ एक मोबाइल नंबर से आज के डेट में ऐसे बहुत सारे सिस्टम बनाए गए हैं जहाँ पर आप सिर्फ एक मोबाइल नंबर से आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर किसी को पता चल गया, तो आजकल होता है सिम क्लोनिंग। आप लोग सुने पहले नाम सिम क्लोनिंग? क्या होता है कि आपके नंबर से सेम वैसा ही सिम वो क्या करता है, बना लेता है, और आपके मोबाइल में जो पहले से सिम लगा उसको डीएक्टिवेट कर देगा, और वो जो सिम क्लोनिंग करके बनाया है वो अपने मोबाइल में एक्टिवेट हो जाएगा। तो सारा OTP, सारा डिटेल्स कहाँ है, मोबाइल में। तो ये कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं, अगर आप इसको अपनाते हैं तो आप काफ़ी हद तक इस ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं। व्हाट एल्स इन दिस यूनिट, हम लोग को और क्या क्या जानना चाहिए? तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी पासवर्ड वगैरह आजकल देखिए गूगल वगैरह में क्या होता है कि नॉर्मली जीमेल में क्या होता है कि पासवर्ड जब आप सेट करते हैं तो उसमें एक और सिस्टम है, इसमें 2 स्टेप सिक्योरिटी बोलते हैं उसको। अगर उसको आप अपना लेते हैं तो कहीं से अगर किसी को मालूम भी पड़ जाता है आपका आईडी पासवर्ड, अपने मोबाइल में लॉगिन करता है, तो आपका जो पहले से मोबाइल है उसमें आपको एक अलर्ट आएगा कि समवन लॉगिन विथ योर ईमेल आईडी। तो आप उसको अगर अलाउ करेंगे तभी उसका मोबाइल में लॉगिन हो पाएगा, अदरवाइज लॉगिन वो अगर आप डिनाई कर देंगे तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा, और तुरंत अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिए। साइंस ऑफ मालवेयर अटैक एंड प्रिवेंटिव मेजर्स टू बी टेकन, यानी आपको कैसे पता चलेगा कि ये मालवेयर मतलब होता है कोई वैसे वायरसेस जो कि आपके मोबाइल्स को, कंप्यूटर्स को हार्म्स करते हैं। तो कैसे पता चलेगा? तो जनरली क्या होता है कि जब भी ऐसा कोई ऐप इंस्टॉल हो जाता है आपके मोबाइल में, तो मोबाइल फ़ोन जो होता है ज़्यादा हैंग करना स्टार्ट कर जाता है, अननेसेसरी जो है वो हीट होना शुरू कर देता है। तो ये सब साइंस है, ये सब आपको पता चलेगा कि आपके मोबाइल में ऐसा कुछ हुआ है क्या। क्योंकि मान लीजिए आप नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक अंदाज़ा होता है कि मेरा मोबाइल उतना हीट नहीं होता। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स है जो आप पता लगा सकते हैं कि आपके मोबाइल में क्या साइबर अटैक हुआ है या नहीं हुआ है। हाउ डू पीपल फॉल इन द ट्रैप टू रैंसमवेयर अटैक, रैंसमवेयर भी वायरस को ही कहा जाता है, जिसमें पैसे दे करके किसी को, लिंक भेज करके किसी को उसका शिकार बनाया जाता है। तो कैसे बचेंगे? तो जनरली क्या होता है कि हम लोग थोड़ा एजुकेटेड हो गए हैं या इसके बारे में जान गए हैं, तो हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ ये सब फ्रॉड है, कोई भी ऐसे पैसे के लिए लिंक नहीं भेजता। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत जगह हैं, खास करके रूरल एरियाज़ में, जो कि उनको लगता है कि सही में ऐसा कुछ हमको लॉटरी लग गया है, और वो क्लिक करके, या फिर मान लीजिए कॉल ही आ गया बैंक की तरफ से, मैं बोल रहा हूँ आपका ATM जो है ब्लॉक हो गया है, एक्टिवेट करने के लिए हमको OTP बताइए। इस तरीके के टेक्निक अपना करके वो करते। तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। आप अगर गार्जियन हैं तो आपके घर में जो भी मेंबर्स इस्तेमाल कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन लैपटॉप, उनको भी पता होना चाहिए कि ऐसे मैसेजेज, ऐसे लिंक्स को भी कभी भी क्लिक ना करें। और इंट्रोड्यूस टू अ डार्क वेब, डार्क वेब एक ऐसा सर्वर है जहाँ पर इलीगल काम को किया जाता है। तो उनको बताइए कि ऐसे भी सर्वर्स होते हैं। सर्वर्स का मतलब ऐसा एक जगह जहाँ पर डाटा को ऑनलाइन रखा जाता है। तो आप बैंक का इंटरनेट और नॉर्मल इंटरनेट में क्या फ़र्क होता है? बैंक क्या करता है, क्योंकि उसके सारे ट्रांजैक्शंस को सिक्योर रखना पड़ता है, तो बैंक आपके जैसा नॉर्मल इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करता है। आप जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं वो बैंक इस्तेमाल नहीं करती है, बैंक इस्तेमाल करती है इंट्रानेट, और उसको वो बहुत सारे सिक्योरिटी से वो प्रोटेक्टेड रखता है, ताकि कोई भी साइबर अटैकर जो है उसके अंदर घुस करके ट्रांजैक्शंस को डिकोड ना कर ले, इधर उधर ना कर दे पैसे का। तो इस तरीके का जो डार्क वेब है उससे बचने के लिए इस तरीके का बैंक जो है वो अपना सिस्टम इस्तेमाल करती है।
अब हम लोग आ गए हैं यूनिट 3 में, जिसको कहते हैं हज़ार्ड्स ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी जो है जनरली हम लोग ज़्यादातर जो भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं वो ऑनलाइन कर रहे हैं। इसका मेन रीज़न आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है और आपके मनपसंद का मिल जाता है। तो इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है, और इस्तेमाल नहीं करेंगे तो काम चलेगा भी नहीं। लेकिन कैसे बचेंगे इससे? आप नॉर्मली किसी भी वेबसाइट्स का इस्तेमाल करें, जैसे मान लीजिए कि फ़्लिपकार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी अमेज़न का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो परचेज करते समय किसी भी लिंक को क्लिक करके आप सर्च को नहीं करिए। मान लीजिए कोई आपको लिंक भेजा है कि इस लिंक से क्लिक करोगे तो आपको ये इतना % डिस्काउंट मिलेगा। ऐसा बहुत सारा आपके व्हाट्सएप वगैरह पे ऐसा लिंक आया होगा, उससे मत कीजिए। आप डायरेक्टली आपका जो ऐप इंस्टॉल्ड है, आप इंस्टॉल को ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च बार में जा करके आपका जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट उसको सर्च कीजिए। तो आप इस तरीके से क्या होगा कि आप दूसरे लिंक पर जाने से बचेंगे। ऐसे क्या होता है कि फेक वेबसाइट्स का, फेक फ्लिपकार्ट का, फ्लिपकार्ट अमेज़न का, वो फेक वेबसाइट बना देते हैं और आपको प्रोडक्ट्स को जानकारी दे देते हैं। आपको लगेगा ये भी अमेज़न है, आपको लगेगा ये भी फ्लिपकार्ट है। अब वहाँ पर क्या करेंगे, सारा एड्रेस, और बहुत लोग क्या करते हैं कि प्रीपेड कर देते हैं, यानी पैसा पहले से पेड कर देते हैं। उस सिचुएशन में क्या होता है, आपका कार्ड नंबर भी जाता है। तो ऐसे चीज़ों से बचना है कि आप जब भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें तो आप कभी भी किसी लिंक के थ्रू जा कर के परचेज ना करें। डायरेक्टली वेबसाइट में जा कर के या फिर ऐप में जा कर के वहाँ सर्च करें और परचेज करें, क्योंकि वहाँ पर आपका जो भी पे करना होता है उसका भी जानकारी उसके अंदर छिपा होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए कि पार्टिकुलर उस नाम का कोई वेबसाइट है भी कि नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को फंसाने के लिए कुछ ऐसे वेबसाइट भी बन गए हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, वो यानी वो उस नाम का वेबसाइट है भी नहीं। तो ये कैसे पता चलेगा? अगर आपने पहले कभी जाना है उसके बारे में तभी ना जानेंगे, अदरवाइज़ आपको तो पता भी नहीं होगा। अच्छा, आपको लगेगा हाँ सच में ऐसा कोई वेबसाइट होता है, तो उससे आपको जानना होगा कि हाँ इस कॉमर्स नाम का वेबसाइट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। सिक्योरिटी रिस्क इंस्टॉलिंग ऐप फ्रॉम सोर्स अदर दैन ट्रस्टेड वंस। कभी भी ऐप वगैरह इंस्टॉल करें शॉपिंग वगैरह के लिए, कभी कभी ऐसा लिंक भी आता है हम लोगों को कि इस ऐप का इंस्टॉल कीजिए, आपको 50 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा, 100 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा। तो आप कभी भी लिंक के ऊपर क्लिक करके ऐप को इंस्टॉल मत कीजिए। और इंस्टॉल करते भी हैं तो ध्यान रखिए कि वो लिंक क्लिक करने के बाद क्या गूगल प्ले स्टोर में जा रहा है। आप अगर गूगल प्ले लिंक का कोई लिंक क्रिएट किया हुआ है गूगल प्ले स्टोर का, तो आप लिंक को क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली वो रिडायरेक्ट हो जाएगा प्ले स्टोर में, वहाँ से इंस्टॉल होगा। तो मोबाइल फ़ोन में अगर आप ऐसा कोई इंस्टॉल होता है तो आपको वो बताएगा कि दिस ऐप इज़ नॉट ट्रस्टेड, ये ऐप ट्रस्टेड नहीं है, विश्वासी नहीं है, आप इसको इंस्टॉल मत कीजिए। तो आप डिनाई कर दीजिए। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड, सिक्योरिटी फीचर एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। ये कौन कौन से ऐसे फाइनेंशियल फ्रॉड हैं? तो फाइनेंशियल फ्रॉड में आपको बताया कि मैंने बेसिकली आपको कोई प्रोडक्ट का लालच दे करके आपको भेजेगा वो लिंक, और आपको जैसे ही क्लिक करेंगे आप फंस जाएंगे, आपका सारा रिकॉर्ड चला जाएगा। आइडेंटिफाई थेफ्ट हैपेंस। आपको कैसा पता चलेगा कि ये जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, वो चोरी है, कैसे पता चलेगा? तो आपको मैंने बताया कि जो भी सेफ्टी मेजर्स है उसको अगर आप अपनाएंगे तो उससे आप ये बच सकते हैं। तो आपको कभी भी जैसे मान लीजिए कि आप परचेज कर रहे हैं, तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, तो कभी भी आप ऑनलाइन पेमेंट ना करें, आप कैश ऑन डिलीवरी कीजिए, चाहे कुछ भी खरीद रहे हो आप। उससे क्या होगा कि आपको परचेज करने में प्रोडक्ट भी मिल गया और आपको प्रोडक्ट मिलने के बाद आपको पैसा देना है। हालांकि ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है जहां पर आप ऑनलाइन पेमेंट भी करेंगे तो आपको सही रहेगा, लेकिन अगर आपको ना पता हो तो कोशिश कीजिए कि इस तरीके का बिल पेमेंट पहले ना करें, बाद में करें। डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो भी आप आजकल के डेट में जितने भी पेमेंट हो रहे हैं वो सभी ऑनलाइन हो रहे हैं। अब कैश ऑन डिलीवरी भी बहुत कम होता है, हर काम के लिए पहले से पैसा पेड करना पड़ता है। तो
वही मैंने बोला कि जितने भी सेफ्टी मेजर्स हैं जिसको आप अपनाएंगे तो आप इस फ्रॉड से बच सकते हैं। कुछ फ्रॉड्स के जानकारी के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर में या फिर कहीं पे भी जाकर के सर्च करेंगे कौन कौन सा ऐप है जिसको गूगल प्ले स्टोर ने बैन किया हुआ है। आप मान लीजिए एक ऐप है जो कैम स्कैनर के नाम से जाना जाता है, बहुत सारे लोग इंस्टॉल करके रखे हैं कैम स्कैनर। तो कैम स्कैनर हमारे लिए बहुत यूज़फुल है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, PDF बना देते हैं। तो वो वैसे ऐसा ही बहुत सारे ऐप है जिसको गूगल प्ले स्टोर ने बैन किया हुआ है। तो आप ऐसे ऐप को देख लें कि किसको बैन किया हुआ है, किसको बैन नहीं किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप ऐप्स को इंस्टॉल करें ताकि आप इस तरीके के फ्रॉड से बच सकते हैं। अब है सोशल मीडिया एंड फेक न्यूज़। आज के डेट में जितने भी पब्लिसिटीज़ हैं या फिर ऐसे बहुत सारे फेस देखने को मिला है जो कि सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग उसको जानते हैं। तो एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से या न्यूज़ को अपडेट करने के पर्पज़ से हम लोग ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया है जिसका इस्तेमाल रेगुलरली करते आ रहे हैं और करना भी पड़ेगा क्योंकि आपको अपडेट रहना है। तो आपको इस तरीके के सोशल मीडियाज़ में आपको प्रोफाइल्स, आपको अपडेट, ये सब देखने के लिए, न्यूज़ देखने के लिए आपको अपडेट रहना पड़ता है। तो हमको बस करना यही है कि जो भी डिटेल्स डालते हैं ये सोशल मीडियाज़ में, कोशिश यही करना चाहिए कि वैसे डिटेल डालें जो कि आपके बैंक से रिलेटेड ना हो। जैसे मोबाइल में नंबर वगैरह डालते हैं तो उसको हाइड करके रखिए, सब कोई ना देख सके। ईमेल डालते हो उसको भी आप सिक्योर सेटिंग में जाकर उसको हाइड कर दीजिए। अपने डेली रूटीन्स को क्या है अपडेट मत कीजिए कि आज मैं वहाँ जा रहा हूँ, आज मैं यहाँ पिकनिक के लिए जा रहा हूँ, आज मैं ये कर रहा हूँ। इस तरीके की चीज़ों को अपडेट नहीं करना चाहिए। इससे जो है आप, क्योंकि आपकी एक्टिविटी को बहुत सारे लोग जो है वो ऑब्जर्व करते रहते हैं। दूसरा है कि फेक न्यूज़। सोशल मीडियाज़ में ऐसे बहुत सारे फेक न्यूज़ आते हैं जो कि आपके लिए भी हार्मफुल है, आपके कम्युनिटी के लिए भी हार्मफुल है। और कहीं कहीं आपको ऐसे न्यूज़ को शेयर करने की वजह से आपको जेल भी जाना पड़ सकता है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गए भी हैं। तो अगर कोई आपको लगता है कि ये न्यूज़ फेक है, पहले आप पता कीजिए कि न्यूज़ ऑथेंटिक है या नहीं है, उसके बाद ही ऐसे न्यूज़ को शेयर करना चाहिए। क्योंकि एक छोटा सा एक आपके मैसेज से, एक शेयर से कहीं कहीं दंगा फसाद भी हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों से हम लोगों को बचना चाहिए और ऐसा करके आप खुद भी बच रहे हैं और दूसरे को भी ऐसे फेक न्यूज़ से फॉरवर्ड करने से बचाएंगे आप। पता कैसे करेंगे कि ये फेक न्यूज़ है? तो कोई भी न्यूज़ अगर आपको, एक बार मैं यूट्यूब देख रहा था उसमें लिखा हुआ था अमिताभ बच्चन के एक्सीडेंट में मौत हो गया, मतलब ये सही बात है क्या? तो गूगल में मैंने सर्च किया वगैरह, ऐसा कोई न्यूज़ नहीं मिला मुझे। तो ऐसा होता है कभी कभी। तो हम लोग क्या करते हैं, धड़ल्ले से शेयर कर देते हैं। तो पहले आप उसको पता लगाइए या देखिए कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है। हाउ टू आइडेंटिफाई फेक न्यूज़। तो जनरली फेक न्यूज़ जो है वो बनाने वाले जो भी, जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप पे है तो आपको कोई अपने परिचित वाला तो फेक न्यूज़ भेजेंगे नहीं, कोई आएगा तो अननोन नंबर से ही आएगा। या मान लीजिए फेसबुक पे कोई शेयर किया हुआ है तो उसके प्रोफाइल में जाकर के देखिए उसके कितने रेटिंग्स हैं, क्या व्यूज़ हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में वो जो फेक न्यूज़ वाले होते हैं वो क्या करते हैं, फेक आईडी बनाते हैं। सबसे पहले फेक आईडी बना करके और शेयर कर देते हैं ताकि उसको कोई पकड़ ना पाए। इसके वजह से क्या होगा कि आपके लिए एक डेंजरस चैलेंज है सोशल मीडिया में, क्योंकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। तो आपको बस इस तरीके के जो भी फेक न्यूज़ है आपको आइडेंटिफाई करना है और उसको अवॉइड करके इस्तेमाल करना है, जिससे आप भी बच जाएंगे और आपका इस्तेमाल भी हो जाएगा सोशल मीडिया का। ये कुछ आइकन्स है, आए दिन हम लोग ये देखते रहते हैं जहाँ पर ये सोशल मीडिया पे जो फेक न्यूज़ है जहाँ सर्कुलेट होता है। तो इस तरीके के आइकन्स में आप देख करके समझ सकते हैं कि ये जैसे फेसबुक का है, यूट्यूब का है, ट्विटर का है, ताकि आप समझ सकते हैं कि हाँ इस तरह के कोई सोशल साइट्स है जहाँ पर ऐसे न्यूज़ को शेयर किया जाता है। अब है जो कि हम लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हम लोग आए दिन जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं उसमें एक चीज़ हम लोगों को देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट जुड़ जाते हैं जो कि अनवांटेड होते हैं और हमारे क्लासेस को वो डिस्टर्ब करते हैं। तो
उससे हम लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि एक तो वो आपके क्लास को डिस्टर्ब भी करेगा और आपके इस तरीके की एक्टिविटी को वो रिकॉर्ड भी करता है। आजकल क्या होता है कि आप जो पढ़ाते हैं, आप चाहें तो उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक ऐप आता है स्क्रीन रिकॉर्डर, आप जो भी पढ़ाएंगे वो सारा रिकॉर्ड हो जाएगा। वो लोग क्या करते हैं कि आपके क्लासेस में एंटर कर जाएंगे, आपके क्लासेस में मैसेज बॉक्स में जा करके ऐसे अब्यूज़ वर्ड वगैरह का इस्तेमाल करेंगे और उसको स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपके सोशल मीडिया वगैरह पर डालेंगे, दिखाएंगे अपना कि मैं बहुत क्लेवर हूँ, चालाक हूँ, इस तरीके की एक्टिविटी करता हूँ। तो आपको इस तरीके का सिचुएशन आने से बचने के लिए सबसे पहले आप जो भी, जैसे हम लोग जब नॉर्मली क्लासेस में पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, कुछ रूल्स बनाते हैं कि भाई सबको यूनिफॉर्म में आना है, सबको दिए गए टाइम से जुड़ना है और उसका एक टाइम टेबल होता है। तो उस तरीके से हम लोग भी क्या करेंगे, ऑनलाइन जब भी क्लासेस ले तो ऐसे टाइम टेबल्स बनाएं, कुछ रूल्स बनाएं जो सभी स्टूडेंट को फॉलो करना है। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे आपको मैं क्लास में एडमिट नहीं करूँगा। तो जैसे नाम हो गया, नाम में जनरली क्या होते हैं कि गार्जियन के नाम से जुड़ जाते हैं या किसी अदर नेम से जुड़ जाते हैं, हमें पता नहीं चल पाता है कि एक्चुअल में ये स्टूडेंट है भी या नहीं है। तो आप बच्चों को, भैया बहनों को बताइए कि आपको जो भी ये जुड़ना है ऑनलाइन क्लासेस, आपको पार्टिकुलर दिया गया जो नाम है, रोल नंबर है, उसको लिख करके उसी नाम से जुड़िए ताकि आप ही आइडेंटिफाई हो सकें। और हमें कोशिश ये करना चाहिए कि ऐसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें जहाँ पर जो लिमिटेड स्टूडेंट है वही जुड़ सके। जैसे मान लीजिए कि हम जो लिंक शेयर किए हैं हम पहले से उसको रजिस्टर्ड कर दें। जैसे गूगल मीट में ऐसा फैसिलिटी नहीं है, कोई भी जुड़ जाता है, बशर्ते आप एडमिट करेंगे तब। आप एडमिट नहीं करेंगे तो नहीं जुड़ेगा। लेकिन कैसे पता चलेगा कि वो पर्सन जो है वो ऑथेंटिक है या नहीं है, क्योंकि नाम तो सही लिख रहा है। तो हम लोग ऐसे ऐप हैं बहुत सारे, जैसे एक टीचमेंट ऐप है जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि पार्टिकुलर वैसे भैया बहनों को लिंक भेजिए और उस लिंक से ज्वाइन हो जाएगा, उनका मोबाइल नंबर भी दिखता है। तो सिर्फ उस लिंक से वही लोग जुड़ जाएंगे जो पहले से रजिस्टर्ड है। इसमें अनवांटेड लोग जुड़ नहीं पाएंगे। तो इसमें हम लोगों को कुछ ऑनलाइन क्लास के लिए रूल्स बनाने होंगे। और साइबर बुलिंग यानी इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका कोई क्लास वगैरह डिस्टर्ब करता है तो आपको उसको रिपोर्ट करने के लिए उस पर्टिकुलर ऐप में एक सेटिंग या कहीं पे जा कर के आप देखेंगे उसमें होता है रिपोर्ट पर्सन। तो आप उसमें उसके नाम से जो नाम जुड़ा था उस नाम को लिख करके रखिए। अगर ईमेल एड्रेस दिख रहा है तो ईमेल एड्रेस लिखिए, उसमें और रिपोर्ट कर दीजिए। या फिर आपको जानना होगा कि जो भी ये आईटी लॉज बनाए गए हैं यानी साइबर लॉज के तहत कि आपको किस एक्ट के तरह कौन सा उसके खिलाफ केसेस किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे रूल हैं कि आप अगर कि आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड होता है या कहीं पे कोई ऐसा ऑनलाइन केसेस आता है आपके सामने तो आप उसका पार्टिकुलर एक आईटी सेक्शन है जहाँ पर जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। इसके लिए कुछ साइबर एथिक्स बनाए गए हैं जिसमें आपको किस के तहत वो आएगा, अलग अलग सेक्शन बनाए गए, किस सेक्शंस में आएगा उसके तहत आप जाके कर सकते हैं। इसके बाद है इंटेलेक्चुअल एंड प्राइवेसी राइट एंड प्लेगरिज्म। यानी अगर मान लीजिए कि आपका कोई थिंकिंग है, आपका कोई पोएम है, आपका कोई लिटरेचर का पार्ट है और अगर कोई सोशल मीडिया में आपके बिना परमिशंस का वो सर्कुलेट कर देता है तो आपका ये राइट है कि आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये भी एक पार्ट है जिसमें आप उसके खिलाफ केसेस भी कर सकते हैं कि हाँ आप मेरे बिना परमिशंस के आपने मेरे इंटेलेक्चुअल जो एक्टिविटी है उसको आप सर्कुलेट नहीं कर सकते हैं पब्लिक एरियाज़ में। साइबर लॉ और साइबर एथिक्स के तहत जो है ऐसे बहुत सारे सेक्शन है जहाँ पर ये रूल्स लागू होते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है, लॉ है, सीक्रेट्स है, लाइसेंसिंग है, इन्फ्रिंजमेंट है, प्रोटेक्शन है, ट्रेडमार्क है, ब्रांड, पेटेंट एंड इन्वेंशन, कॉपीराइट, ये सभी के तहत जो है वो साइबर लॉज को बनाया गया है। आप जिस भी सेक्शन से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप जा कर के कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। अब समझते हैं साइबर लॉ और एथिक्स क्या है। तो साइबर लॉ इज ऑल्सो नोन एज साइबर लॉ एंड इंटरनेट लॉ। साइबर लॉ इन इंडिया इज द एरिया ऑफ लॉ दैट डील्स विद द internet and relationship to technological and electronic
elements including computers, softwares, hardwares, information system. And cyber ethics is a branch of applied ethics that examine moral, legal and social issues at the intersection of computer, information and communication technology. इस तरीके से इस पूरे सेशन में आपको जितने भी इंटरनेट और ऑनलाइन अगर कोई समस्या आता है तो अगर आप इस सेक्शंस को जान लेंगे तो आगे आप अपने भविष्य में इस तरीके के आपके साथ होने वाले फ्रॉड से आप बच सकते हैं। फाइनली ये सेशन जो है कंप्लीट होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी अगर क्वेश्चंस है, डाउट्स है तो आप उसको पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उससे रिलेटेड आपको डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। धन्यवाद। सर जगह पे इथिकल हाइकिंग का कोर्स होता है, हाँ, तो वो लोग क्या हाइक करते हैं? इथिकल हैकिंग जो है वो लीगल भी है और लीगल भी है, बशर्ते आप उस काम को एक लिमिटेशन में रख के करते हैं। जैसे हैकिंग का ज़रूरत आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए भी होता है। जैसे एक एग्जांपल के तहत मैं बता रहा हूँ, जैसे आपको गन चलाना सिखाया जा रहा है तो आपको किस लिए सिखाया जा रहा है? आपको अपना प्रोटेक्शन के लिए, या अगर आप आर्मी पर्सन है तो कंट्री के प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन आप उसका इस्तेमाल अगर आप किसी को मारने के लिए करने लगेंगे, मर्डर के लिए करेंगे तो वो इलीगल हो जाएगा। तो होता है लीगल कामों के लिए, क्योंकि अगर आपके ऊपर अटैक होगा तो आप उसके प्रोटेक्शन के लिए आपको वैसा ही नॉलेज आपको चाहिए ना, तभी ना आप उस अटैक से बच सकते हैं। तो है ये लीगल, बट उसका अगर आप काम इलीगल तरीके से करते हैं तो आप हैकर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। धन्यवाद। Thank you, Deepak sir. In this session, you told us about cyber. This very word is became common since 2 or 3 years. I am not saying that this word was not popular, but within 2 or 3 years, such type words, such type of crimes, such type of frauds are taking place in our society. So I would like to follow the biological term, a struggle for existence. A struggle for existence means, it means that internet is the need of this day, but it is the poison also. It completely depends how, in which way we use it. If we use it in a positivity, then it will be useful. And if we use it negatively, it means it is not our motto, but we should be serious, conscious, on a condition that it will be useful. Thank you, Deepak ji. And at last, I would like to tell 4 lines of Dinkar, because very early morning, Manoj ji sent a message to you related Dinkar. So, Dinkar is even relevant today. And these very lines are, उन्होंने विज्ञान को लेकर के कहा है, जो आज साइबर है उस समय विज्ञान था। उन्होंने कहा था, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार, यदि विज्ञान है तलवार तो फेंक दे इसे, तज मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध तू शिशु अभी नादान, हो चुका है सिद्ध तू शिशु अभी नादान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान।
तो ये साइबर, इंटरनेट, ये फूल है, कांटा है, दोनों है। हम इसके जिस रूप को यूज करेंगे उसी रूप में हमारे लिए ये होगा। दीपक जी के ट्रेनिंग से हमको यही लगा, लेकिन अब इस मोबाइल को छूने में और डर बढ़ गया है। अब क्या यही पर खत्म? तो अभी ये कार्यक्रम यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग फिर 10 मिनट के लिए बैठेंगे। 1